नमस्कार, जय श्री राम। आज के वीडियो में स्वागत है। आज थोड़ी-सी बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी कुछ न कुछ कांड कारनामा ऐसा करते रहते हैं कि इनको ज़्यादा दिनों तक इग्नोर किया नहीं जा सकता है। तो फिर इन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की हैं। पहला तो पता नहीं इन्होंने सऊदी अरब के साथ क्या मूर्खता की है कि सऊदी अरब ने अल्टीमेटली मना कर दिया कि हम आपके यहाँ कोई रिफाइनरी नहीं लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं ये लोग कि कुछ 30-40 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था, ऐसा था, वैसा था, और दुनिया मतलब किस्मत बदल जाती और सोना बहने लगता और ये है, वो है। इस टाइप के सपने इनके नेता दिखाते रहते हैं जनता को। सऊदी अरब की तरफ से था एक प्रपोज़ल कि इनके यहाँ एक रिफाइनरी लगाएँगे वो। लेकिन अल्टीमेटली उनका ये कहना था कि 40 बिलियन डॉलर में से 30 हम लगा देंगे, लेकिन 10 बिलियन तुम्हें लगाना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को। तो अब ये तो भिखारी हैं, इनके पास तो पैसे-वैसे होते नहीं हैं। तो इनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं, तो अल्टीमेटली ये हुआ कि सऊदी अरब ने ही बोला कि अब खत्म करो, फाइल-आइल बंद, वापस भेजो हमारी, तुम लोगों के बस का है नहीं ये सब। अच्छा, उधर आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी अज्ञात गनमैन वाले कांड के बाद से बहुत ज़्यादा हालत खराब है। डर के मारे उनकी पूछिए मत क्या हालत है। अब वो कहीं ज़्यादा निकलते नहीं हैं घर से। और अभी हाल में सुनने में आया है कि कुछ मुल्ला मौलवियों को बुला करके उन्होंने रावलपिंडी का जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे एक बैठक-वैठक की थी। अब पता नहीं वो, हालाँकि ये खुद हाफ़िज़ कुरान कहलाए जाते हैं, मतलब इन्होंने कुरान रटी हुई है पूरी, और मुँह से ये अपने कहीं भी खड़े होकर के कुरान में कहीं से भी इनसे आप बोलिए तो ये पढ़ के सुना देंगे। मतलब याद रट लिया है इन्होंने। तो हाफ़िज़ कुरान खुद हैं, तो मतलब आधे मौलवी तो खुद ही हैं ये। तो ये बाकी के मौलवियों के साथ बैठ कर के कुछ मीटिंग कर रहे होंगे, कुछ प्लानिंग-वानिंग कर रहे होंगे। लेकिन मज़े की बात ये आई है खबर कि अपने ही आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर आर्मी का चीफ बैठ कर के मीटिंग कर रहा है मुल्ला मौलवियों के साथ, और आसिम मुनीर साहब के आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ था। तो मतलब अब इनको वो खौफ हो गया है, ये अज्ञात गनमैन जो हैं, इनके चक्कर में, कि ये अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में भी बैठते हैं तो बुलेट प्रूफ के अंदर बैठ रहे हैं। तो ये एक अजूबा है पाकिस्तान के लिए, और खैर वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब हाफिज हाफिज साहब जो हैं, आसिम मुनीर, ये बाहर निकलते हैं तो भी ये क्या करते हैं कि कर्फ्यू टाइप की स्थिति बना दी जाती है, सबको घरों के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और मुट्ठी भर इनके जो बड़े खास और विश्वास पात्र लोग हैं, उन्हीं की सिक्योरिटी कॉर्डन में ये कहीं भी इधर से उधर आते जाते हैं, हालांकि बहुत कम आते जाते हैं। तो ये खौफ और डर इनको है। अब ये क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही एक बहुत बड़ा तबका अब ऐसा हो गया है जो कि खुल के ऑलमोस्ट बगावत करने वाले मोड में आ गया है। तो अब इनको ये लगता है कि, और वहां पे डिवाइड क्या हो रही है कि जो एक लो लेवल के आर्मी के लोग हैं, मतलब नॉन ऑफिसर्स कह लीजिए, और जूनियर ऑफिसर्स जो हैं, तो उनको ये लगता है कि हमको क्या मिलना है, हमको तो कुछ मिलता है नहीं। नाम भर की तनख्वाह मिलती है, जो सुविधाएं वगैरह थी उनमें भी काफी कटौती हो गई है। और ये ऊपर के जो जनरल जनरल बड़े अधिकारी हैं, इनको तो ऐसा है कि ये रिटायर होते हैं तो सैकड़ों एकड़ जमीन भी मिल जाती खेती की, उसके बाद इनको बंगले अंगले भी मिल जाते हैं इस्लामाबाद और कराची वराची में। उसके अलावा ये अरबों खरबों रुपए की काली कमाई किए बैठे रहते हैं। बच्चे इन लोगों के सारे फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। तो लोअर लेवल और हायर लेवल के बीच में भी एक गैप बन गया है। ऊपर से क्या किया है इन्होंने, आसिम मुनीर ने बाजवा और दूसरे जो इनसे मतलब जिनकी नहीं बनती थी, खास तौर से पश्तून ऑफिसर्स वगैरह, उनको साइडलाइन करके और अपने खास लोगों को इन्होंने पोस्ट्स पे रखा हुआ है। मतलब मेन जो कमाई वाली पोस्ट्स हैं, वो भी एक अपने आप में एक कारण है कि इनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। तो अब इनको इसी बात का डर है कि
बाहर से तो कोई आतंकवादी क्या ठोकेगा, कहीं हमारे ही लोग हमको ना निपटा दें। तो ये है असीम मुनीर की हालत पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब अब वो लास्ट स्टेजेस जो चल रही हैं कि कब खुल के बगावत हो जाए पाकिस्तान आर्मी में और उसके टुकड़े हो जाएं, तो वो वाली हालत आ गई है। अभी खबरें ये भी आती रहती हैं अक्सर कि कभी बलूचिस्तान में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जो आर्मी की यूनिट्स हैं, अभी एक खबर आ रही थी शायद पूरी एक बटालियन ने आतंकवादियों के सामने सरेंडर वरेंडर कर दिया है और हथियार हथियार सब छोड़ के वो चुपचाप अपना निकल गए हैं कि भाई हमको चले जाने दो जिंदा, आपको जो लेना है ले लो। पूरा पोस्ट वोस्ट सब हैंड ओवर करके निकल गई थी बटालियन। बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं कि इनके जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि तालिबान जो है वो कट्टर इस्लामिक सोच लेकर के चलते हैं और इनके बहुत सारे जो सैनिक और सिपाही हैं, जो लो लेवल के लोग हैं, उनकी भी सोच बहुत ज्यादा जिहादी और कट्टर इस्लामी है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी की नौकरी तकरीबन छोड़ रखी है और वो तालिबान वालों के साथ ज्वाइन हो गए हैं और उन्हीं के साथ घूमते फिरते रहते हैं। तो ये भी खबरें आ रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा अजीबोगरीब हाल चल रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि ये अननोन गनमैन जो हैं, मतलब कि अज्ञात बंदूकधारी जिन्होंने आतंक मचा रखा है और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को निपटा चुके हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर लोग उंगलियां उठाने लगे कि ये हो क्या रहा है। दबी जबान में इन लोगों ने बोला कि इंडिया की एजेंसीज करवा रही हैं जी। तो फिर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि तो तुम लोग क्या कर रहे हो, चूड़ी पहन के बैठे हो क्या? तुम लोगों को इतने पैसे मिलते हैं, इतने दिनों से पाला है देश ने, तुम लोग इनको रोक नहीं पा रहे हो? फिर क्या हुआ कि कनाडा की कहानी जो थी वो तो बुरी तरह फंसी हुई है भारत के साथ। उस कड़ी में अमेरिका की तरफ से एक खबर लीक हुई जिसकी मैंने आपको बात की थी कि अमेरिका की एजेंसीज ने ऐसा कुछ कहा कि भारत की तरफ से कोई आए थे लोग जो पन्नू को मारना चाहते थे, हमें पता चल गया, हमने उनके प्लान को वो कर दिया, फेल कर दिया और वो लोग वापस भारत चले गए। इस टाइप की एक स्टोरी आई। उसका कोई तथ्य है क्या है ना, अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कुछ बोला गया ना भारत की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन दिया गया। अब वो मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले के वीडियो में भी इस बारे में बताया था कि ऐसा हुआ है और मैंने आपको बोला था कि इसलिए सीरियस नहीं है कि ये कोई भी कर सकता है। अमेरिका ने हो सकता है जानबूझ के प्लांट करवाई हो खबर भारत के ऊपर किसी तरह का दबाव डालने के लिए। हो सकता है चाइना और पाकिस्तान ने मिल करके ये खुराफात की हो भारत और अमेरिका के रिलेशंस के बीच में एक वो लगाने के लिए। और तीसरा ये भी हो सकता है कि मतलब उसमें कई एंगल्स थे कि ये भी हो सकता है कि भारत ने खुद ऐसी खबर प्लांट करा दी हो अमेरिका को प्रेशर में लेने के लिए कि देखो तुम्हारी तरफ से ऐसी बात हुई थी, अब ये मीडिया में आ गई है, अब एज ए रिएक्शन हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे और अमेरिका को उसका प्रेशर हो कि भारत से रिलेशंस में टेंशन आ जाएगी और वो भारत की कोई बात मान ले। तो कोई भी एंगल हो सकता था इन तीनों में से। बहरहाल अब थोड़ी सी क्लैरिटी इसलिए आ रही है कि इंटरसेप्ट में ही एक और आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल के मुताबिक रॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये सारे कारनामे कर रही है। तो अब आपको लिंक दिख रहा है कि पहले एक आर्टिकल आया कुछ पेपर्स में जिसमें कि अमेरिका के ऊपर ये लगाया गया कि अमेरिका ने भारत को आरोप लगाया है कि भारत पन्नू को मारना चाहता है। फिर एक आर्टिकल आता है जो कहता है कि रॉ पाकिस्तान में लोगों को निपटा रही है। तो मतलब साफ हो गया कि ये चाइना पाकिस्तान का कारनामा था, पिछला वाला आर्टिकल भी और ये वाला आर्टिकल भी। और पिछला वाला आर्टिकल इस वाले आर्टिकल का वो प्रीफेस था, इंट्रोडक्शन कवरिंग लेटर जिसे कहते हैं आप, वो था। अब उस आर्टिकल के मुताबिक और उसके बाद जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसकी तरफ से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थोड़ा सा लीक हुई है। उनके मुताबिक कि वही ये पाकिस्तान के अंदर रॉ ये सब करवा रही है और रॉ 2 जगह से बैठ के काम कर रही है। एक तो यूएई में बैठी हुई है, मतलब दुबई में,
और दूसरा एक वो अफगानिस्तान में स्पिन बोल्डक करके एक छोटा सा शहर है इनके बॉर्डर पे, तो स्पिन बोल्डक से बैठ करके रॉ ऑपरेट कर रही है। और तीसरी जो इन्होंने बात की है वो ये की है कि जी ये तो जो आतंकवादी हैं ये तो एक्चुअली कश्मीर के एक्टिविस्ट थे, और इनको तो जी हमने काम से निकाल दिया था, और कश्मीर में क्योंकि हम लोगों ने सारी कार्रवाइयां बंद कर दी थी, कोई भी खुराफात हम नहीं कर रहे हैं, एफएटीएफ को हमने गारंटियां दे रखी हैं, तो इन सबको निकाल करके हम लोगों ने मेन स्ट्रीम कर दिया था, मतलब इनको बोल दिया था कि तुम लोग अब जाके ये सब खुराफात बंद करो, अपने काम धंधे से लगो। तो जी कोई मदरसे में पढ़ाने चला गया, कोई मौलानागिरी करने लगा, कोई कुछ करने लगा। अब इंडिया वाले इन सबको पहचान के, ढूंढ के, और कहाँ पे कौन बैठा हुआ है उसको मार रहे हैं। ये आईएसआई ने अपनी रिपोर्ट में डाला है। अच्छा, बोले कैसे मार रहे हैं? तो भाई इंडिया वाले तो आप बोल रहे हो कि दुबई में बैठे हैं, या ये जो रॉ है आप बोल रहे हो अफगानिस्तान में बैठी है, तो यहाँ पे गोली कौन चला रहा है? बोले वो जी लोगों को उन्होंने किराए पे ले रखा है, इन पाकिस्तानियों को ही किराए पे ले रखा है, और उन्हीं से पाकिस्तानियों को ठुकवा रहे हैं। तो बोले कि इतने प्रोफेशनल तरीके से कैसे हो रहा है ये सब? मतलब भाई किराए पे अगर आप मान लीजिए कोई शार्प शूटर किराए पे जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो मिस्टेक करेंगे, पकड़े जाएंगे, फंसेंगे। 2 दर्जन मामले हो चुके हैं, एक भी नहीं पकड़ा गया है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? बोले नहीं जी, एक्चुअली क्या है कि इसमें से ज्यादातर जो मारने वाले हैं वो पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं। मतलब पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उनकी जैसे अपनी बीएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो उस टाइप की फोर्स है उनके यहाँ पाकिस्तान रेंजर्स। रहती वो डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी के अंडर में है, लेकिन उनकी स्टेटस जो है वो पैरामिलिट्री वाला है। तो इन्होंने ये कबूला है कि पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं उसके काफी सारे लोग इस समय रॉ ने खरीद रखे हैं, और उनको वो लोग नाम पता देते हैं कि भाई इसको निपटा दो, उसको निपटा दो, और ये लोग जा जा करके सबको ठोक रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब है कि एक विचित्र सी स्थिति है कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर से ही लोगों को किराए पे लेकर के कोई किसी को भी ठोक सकता है पाकिस्तान में। तो ये एक अजीबोगरीब सी रिपोर्ट लेकर के आईएसआई आई है। अब इसको लेकर के ये जाएंगे दुनिया में, तो दुनिया हंसेगी, या इनको गाली दे के भगा देगी, या भारत को इसके लिए दोषी ठहराएंगे। भाई अगर आपके यहाँ ये हालत है कि आपकी पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं वो किराए पे अवेलेबल हैं एज ए किलर, तो फिर इस देश का करना क्या है? ये कौन सा देश हुआ भाई? आपके यहाँ तो फिर किसी का कोई भरोसा ही नहीं है, कौन किसको कब कहाँ मार दे। तो ये वाली एक सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर कि मतलब अब वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे फोर्सेस के जो लोग हैं उनको तक हायर किया जा सकता है, और उनको एज ए किलर यूज कर सकती है कोई भी दुनिया की एजेंसी। तो ये एक अजीब सा हाल था पाकिस्तान का। मैंने सोचा कि इसके बारे में आपसे चर्चा कर लूं और बता दूं आपको कि ये अभी उन्होंने नई ताजी एक कहानी बनाई है बड़े दिनों बाद। और अब चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में तो अभी अजीबोगरीब सी हालत चल रही है। जो एक वो मिस्टीरियस लंग्स की बीमारी है, खांसियां आ रही लोगों को, रुक नहीं रही हैं, और एक एक महीने हो गए हैं, बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, उनको कुछ दवाइयां सूट नहीं कर रही हैं। तो एक वो वाली स्थिति बनी हुई है। तो चाइना का ये हालत है, और ये एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि चाइना इसके बारे में कुछ खास डिस्कशन कर नहीं रहा है, लोगों को कुछ बता नहीं रहा है, और बेजिंग और बाकी सारे शहरों में ये बीमारी अब फैलती जा रही तेजी से। तो कहीं अच्छा, अभी ये इसके डिटेल्स या डेथ और बाकी इस टाइप के आंकड़े भी चाइना से नहीं आ रहे हैं, बस ये आ रहा है कि हजारों लोग बीमार हैं, संक्रमित हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब खांसी किसी को आ रही है और उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। और चीन इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है। डब्ल्यूएचओ तक बोल चुका है कि मास्क लगाइए, और ये वो उन्होंने मतलब डब्ल्यूएचओ ने सारी दुनिया के लिए एक वार्निंग जारी की है। चाइना ने भी
उसके बाद अपने यहाँ ये वार्निंग जारी जारी की है कि मास्क लगाइए। अब खांसी या जो चाइना कह रहा है कि नहीं नहीं निमोनिया की प्रॉब्लम है, तो निमोनिया भी कोई ऐसे फैलने वाली बीमारी है नहीं कि जिसके लिए मास्क लगाना पड़े। तो कहीं न कहीं चाइना कुछ न कुछ छुपा रहा है। और दूसरी चीज़ आप समझिए कि कोविड के दौरान भी लोगों के लंग्स में ही इन्फेक्शन होता था और वो भी एक तरह का निमोनिया होता था। तो कहीं ये कोविड का ही कोई दूसरा वेरिएंट तो नहीं आ गया है? तो थोड़ा-सा अब सारे लोगों को सतर्क रहना चाहिए और हमारी भी सरकार को ये चाहिए कि चीन से आने वाले लोगों के ऊपर सख्त नज़र रखें, क्योंकि चाइना इस समय जिस हालात में है, उस हालत में वो जानबूझ करके फिर से एक बार दुनिया में ये कोरोना फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से ठप हो रही है। अभी बैंक ऑफ जापान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि अ, चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो मैक्सिमम 800 बिलियन डॉलर या 1 ट्रिलियन डॉलर इसके बीच में होगा, इससे ज़्यादा तो किसी हालत में हो नहीं सकता। तो जो एक हौवा बना के रखा था कि चाइना के पास 3 ट्रिलियन डॉलर और साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अब जो जापान का एस्टीमेट आया है, वो सीधा उसको 1/3 पे खड़ा कर देता है, मतलब 1 ट्रिलियन के नीचे है। तो उससे समझ में आता है कि चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से कम हुआ है और उसके साथ-साथ उनकी जो इकोनॉमी है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इनफैक्ट नेगेटिव में चल रही है। ये बात अलग है कि चाइना ज़बरदस्ती उसको 4 और 6% का आंकड़ा बताता रहता है, लेकिन सारी दुनिया का जो कहना है, शिपिंग और जो एक्सपोर्ट्स और बाकी सारे आंकड़े लेकर के, तो उनका यही कहना है कि चाइना का एक जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, उनके यहाँ डिफ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। उनके यहाँ के कुछ आंकड़े अजीब से ऐसे आए हैं कि जैसे बीजिंग से या कहाँ से उनका जो एक मेन बिज़नेस सिटी है शायद, तो वहाँ से अमेरिका के लिए डेली की 100 फ्लाइट्स होती थी। आज की डेट में सिर्फ 5 फ्लाइट्स चल रही हैं। तो और इस टाइप के आंकड़े डाउनग्रेड के हर जगह मिल रहे हैं। 2 करोड़ फ्लैट ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दे दिया है लेकिन उनको फ्लैट्स नहीं मिले हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं चाइना से कि जो मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग हैं, खतरनाक हैं, चौंकाने वाले हैं। जैसे अब जो ये होता है, पिग का मीट होता है, पोर्क, पोर्क की कीमतें 33% कम हो गई हैं चाइना में, क्योंकि उसकी बाइंग कैपेसिटी ही लोगों के पास नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो ये वाली सिचुएशन आ गई है। बहुत सारे मतलब खाने-पीने के जो एक्सपेंसिव और अच्छे आइटम होते थे, उनकी प्राइसेस गिर रही हैं, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है, बायर्स नहीं है। तो पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो दैट इज़ अ सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में बगावत-अगावत हो सकती है। युद्ध ये लड़ना चाहते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए इनकी आर्मी ने हाथ खड़े कर रखे हैं कि हम लोगों के पास क्षमता नहीं है। मशीनरी और इक्विपमेंट है भी, तो हमारे पास उसको चलाने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है। मशीनरी इक्विपमेंट जो है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उनकी आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए, तो जिनपिंग के पास से ऑलमोस्ट वो लड़ाई और युद्ध का ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग और कोई तरीका अपनाएं, तो दूसरा तरीका उनके पास वही बायो टेररिज्म टाइप की हरकत करने का रह जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक पैंडेमिक को दुनिया में फिर से फैला दिया जाए, और अगर इनकी इकोनॉमी ठप हो रही है तो सारी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर दिया जाए। तो इसलिए हम लोगों को सबको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल एक बीमारी को एक देश से दूसरे देश पहुँचने में ज़्यादा समय लगता नहीं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग भी मास्क वगैरह को लगाना शुरू कर दें, सैनिटाइज करना शुरू कर दें हाथों को, और भीड़-भाड़ से थोड़ा-सा दूरी बना करके काम करना शुरू कर दें। जितना हो सके लोगों से फ़ोन पे बात करें, पर्सनली मिलना अवॉइड करें। तो इस तरीके से हम लोग अपने आप को तो थोड़ा सेफ रख सकते हैं। तो ये एक दूसरा आपको मैसेज था। तो इसके साथ अब आज
इजाजत दें, संडे है, एंजॉय करिए। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।